ओमिक्रॉन के XBB.1.5 सब वेरिएंट का पहला मामला आया सामने, गुजरात में मिला संक्रमित। भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन के XBB.1.5 सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। इंसाकॉग के डाटा के आधार पर यह मामला गुजरात में पाया गया है। XBB.1.5 एक सब वेरिएंट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क में कोविड मामलों और अस्पताल में भर्ती होने के लिए जिम्मेदार होने के लिए फ्लैग किया है। चीन में कोविड से प्रतिदिन 9,000 मौतें, जनवरी तक करीब 6 लाख लोगों के जान जाने की आशंका। चीन में कोरोना महामारी की नई लहर तबाही मचा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोविड संक्रमण के कारण होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में रोजाना 9,000 लोगों की मौत हो रही है। ब्रिटेन के शोध फर्म एयरफिनिटी के हवाले से बताया गया है कि संक्रमण बढ़ने के कारण चीन में कोविड से मरने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी के मध्य तक चीन में प्रतिदिन कोविड के 37 लाख मामले पहुंच सकते हैं और 23 जनवरी तक चीन में कोविड संक्रमण से 5,84,000 मौतों की आशंका है। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने कोविड को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, वायरस से निपटने पर चर्चा। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों विशेषज्ञों के साथ कोविड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड की स्थिति और कोविड से लड़ने की तैयारी को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कोविड को लेकर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के पिछले निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। यूजीसी नेट दिसंबर के लिए आवेदन शुरू। आवेदन 17 जनवरी तक, एग्जाम 21 फरवरी से। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के दिसंबर 2022 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यूजीसी नेट दिसंबर 2022 सेशन के लिए शेड्यूल की जानकारी साझा करते हुए कहा था कि आवेदन 29 दिसंबर से किए जा सकते हैं और उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन 17 जनवरी 2023 की शाम 5 बजे तक सबमिट कर सकेंगे। गृह विभाग ने बिहार में 43 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। राज्य सरकार ने डीजी से एसपी स्तर तक के पुलिस अफसरों का बड़े स्तर पर तबादला किया है। बिहार कैडर के 43 आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत 14 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं। हालांकि डीआईजी में प्रोन्नति के बावजूद मानवजीत सिंह ढिल्लों पटना के एसएसपी बने रहेंगे। गृह विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। महानिदेशक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे आलोक राज को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का नया डीजी बनाया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी प्रीता वर्मा को डीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक एडीजी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो रहे सुनील कुमार झा को इसी पद पर तकनीकी सेवाएं एवं वितंतु का प्रभार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल से जुड़े प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल से जुड़े एक प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी यरूशलेम समेत फलस्तीन अधिकृत क्षेत्र में फलस्तीनी लोगों के मानवाधिकार को प्रभावित करने वाली इजरायली गतिविधियों नामक मसौदा प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 87 व विरोध में 26 मत पड़े। भारत समेत 53 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। अमेरिका और इजरायल ने इसके खिलाफ में किया मतदान। आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार को अज्ञात व्यक्ति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद आरएसएस मुख्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारी गोरख भामरे ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम में दोपहर 1 बजे अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी।
जाने माने साइनोलॉजिस्ट जानकी वल्लभ का बीजिंग में निधन। वयोवृद्ध साइनोलॉजिस्ट जानकी वल्लभ का उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते शुक्रवार को बीजिंग में निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी शनिवार को दी। वह लंबे समय से पत्नी संग चीन में रह रहे थे। राजधानी बीजिंग में 94 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक। पूर्व कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को वेटिकन सिटी में निधन हो गया। उन्होंने 95 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें कुछ समय से बीमार थे। उम्र बढ़ने के कारण उनकी सेहत में गिरावट आई थी। वह करीब 8 साल तक रोमन कैथोलिक चर्च के पोप थे। उन्होंने 2013 में पद छोड़ दिया था और सन 1415 में ग्रेगरी 12वें के बाद इस्तीफा देने वाले पहले पोप बने थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चीनी सीमा तक बनाई सड़क। तवांग में चीनी सीमा के पास हुई तनातनी के बीच अरुणाचल प्रदेश से एक अच्छी खबर आ रही है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने यहां सुदूर ऊपरी सुबनसिरी जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एक सीमा चौकी तक सड़क का निर्माण पूरा करने में सफलता हासिल कर ली है। बीआरओ के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बीआरओ की इस सफलता पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बीआरओ को बधाई दी है। नए साल पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नए साल 2023 का आगाज भूकंप के साथ हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात करीब 1:19 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। कंपनी मालिक को किराए पर दिए गए घर पर नहीं लगेगा जीएसटी। सीबीआईसी ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने घर किराए पर देने वाले को बड़ी राहत दी है। सीबीआईसी ने कहा कि किसी प्रोपराइटर यानी कंपनी या किसी कारोबार के मालिक को आवास के लिए दिए गए घर के किराए पर 1 जनवरी से जीएसटी नहीं लगेगा। यह जीएसटी प्रोपराइटर को देना होता है। सीबीआईसी ने अधिसूचना जारी कर कहा कि बीते 17 दिसंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार यह बदलाव किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी 2023 से उस आवासीय इकाई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा जिसे एक पंजीकृत इकाई के प्रोपराइटर को किराए पर दिया गया हो। हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ व्यक्तिगत आवास के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके साथ ही सीबीआईसी ने कहा कि अगर उस संपत्ति का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो उसके मालिक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्त करने वाले को जीएसटी देना होता है। उत्तर कोरिया ने नए साल के दिन दागी बैलिस्टिक मिसाइल। योनहाप समाचार एजेंसी ने दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया ने रविवार तड़के कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया द्वारा शनिवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के 24 घंटे से भी कम समय में यह कदम उठाया गया है। योनहाप ने दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का हवाला देते हुए कहा है कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को स्थानीय समयानुसार प्योंगयांग से लगभग 2:50 में दागा गया था। बीसीसीआई ने तीनों फॉर्मेटों में 2022 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ियों के नाम किए जारी। साल 2022 के आखिरी दिन शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन खिलाड़ियों के नाम जारी किए जिन्होंने साल 2022 में खेल के तीनों प्रारूपों में टीम इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे। बीसीसीआई के अनुसार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे। वहीं वनडे में
श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जबकि मोहम्मद सिराज को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया गया। वहीं सूर्य कुमार यादव को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज टी20 के लिए चुना गया और भुवनेश्वर कुमार को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में घोषित किया गया।